रही है। आप इसमें हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ इसके अंदर अच्छी तरह से आप भागीदार बनिए। इसका क्या है? हम आज से जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो हम चैप्टर है लेसन नंबर हमारे पास है 11 आरबीएससी का। हम लेसन नंबर 11 ले रहे हैं। देखिए इसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल के बारे में आज हम इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल टॉपिक की। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो होता है, देखिए RH, इसे हम कहते हैं एल्केन। एल्केन जो होता है, अगर इसमें हम हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देते हैं, कौन सा ग्रुप ऐड करते हैं देखो बच्चों, हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर दिया और हमने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, ROH। इसका मतलब अल्कोहल जो है वो क्या है, अल्कोहल जो है वो हमारे पास, अल्कोहल जो है वो क्या है, एल्केन का मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, यानी अल्कोहल इज मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। अल्कोहल इज मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ओके, तो अल्कोहल क्या होता है, मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होता है एल्केन का। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास, वाटर। वाटर में से हमने यहाँ पर S को रिलीज कर दिया और क्या ऐड किया, R को क्या कहते हैं, एल्केन, सॉरी एल्काइल। R क्या है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से H रिलीज होके क्या बन गया, ROH। तो अल्कोहल क्या हुआ, ये है हमारे पास अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल इज मोनो मतलब वन, तो मोनो अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो अल्कोहल क्या है, मोनो अल्काइल डेरिवेटिव है किसका, वाटर का। बात समझ में आई कि नहीं। और अल्कोहल हमारे पास मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है किसका, एल्केन का। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके पास क्लियर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं किसमें, देखिए R का मतलब क्या होता है, CH3। R का मतलब हुआ CH3, मतलब R एक तरह से क्या है, कार्बन, यानी CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप R हो सकता है। तो अब हम ध्यान देते हैं, क्या कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने CH3 और CH3 के साथ हमने OH रख दिया। अब इसको इस तरह से खोल के लिख दो, देखो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। तो इसमें देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है OH के साथ, कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है OH के साथ। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3, और ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे sp3। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब ध्यान से समझना, ये भी sp3 और ये भी sp3 है। इसका मतलब ये दोनों जो बन रहे हैं किससे बन रहे हैं, sp3 ओवरलैपिंग से। तो दोनों का जो फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का, वो किससे हो रहा है, sp3 ओवरलैपिंग से इसका फॉर्मेशन होता है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी, देखिए अब इसमें बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल 1090 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 1090 डिग्री 28 मिनट नहीं आता है। कितना आता है, बॉन्ड एंगल आता है 105 डिग्री। ये एवरेज बॉन्ड एंगल आता है जो कितना हमें मिलता है, 105 डिग्री मिलता है। तो 105 डिग्री क्यों मिलता है, इसका भी एक रीजन है। इसका एक मेन रीजन क्या है, ध्यान से समझना। बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन वो कितना है, 105 डिग्री। इसका मेन रीजन क्या है, ध्यान देते हैं। देखिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। तो ये वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर LP, यहाँ पे तीन तरह के रिपल्शन होते हैं, LP रिपल्शन, लॉन्ग पेयर रिपल्शन, लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और एक थर्ड टाइप का रिपल्शन होता है
बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर दो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, या बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दो लोन पेयर है, इसलिए कौन सा रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन होगा, इससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, 105 डिग्री यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी, इज दैट क्लियर, कि बॉन्ड एंगल 105 डिग्री क्यों हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आरबीएससी में भी बनता है, सीबीएसई में भी बनता है, और कंपटीशन में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एल्कोहल हम पढ़ रहे हैं, तो हमें एल्कोहल बनाना भी आना चाहिए कि एल्कोहल बनता किस तरह से। तो अब हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला देखो, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। देखिए क्या फॉर्मूला होता है इसका जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1OH। देखिए यहाँ पर n क्या है, n एक नंबर है, क्या है, n क्या है, नंबर, n यहाँ पर एक नंबर है। बात समझ में आ गई। जैसे हम n की वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 1OH। देखिए तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, C1 2 1 जा 1, अब 2 1 जा 1 + 2, अब क्या हो गया यहाँ पे, और 1 प्लस ऐड कर दिया तो इसमें कितना हो गया, CH3 और ये OH। तो यहाँ पर एक अल्कोहल बन रहा है, कौन सा, इसका नाम है CH3OH, इसका नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है, और IUPAC नाम है इसका मीथेनॉल। आई बात समझ में। इसी तरह से अगर n की वैल्यू हम 2 कर दे, n की वैल्यू हम 3 कर दे, तो n की वैल्यू हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H5OH। इसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। देखो स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है आप ध्यान से समझना। इसका नाम इथाइल अल्कोहल क्यों हुआ, क्योंकि C2H5 को इथाइल बोलते हैं, OH को अल्कोहल बोलते हैं, तो नाम हो गया इसका इथाइल अल्कोहल। और IUPAC नाम हुआ इसका इथेनॉल। लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट कहा तो उसका रीजन है इंपॉर्टेंट होने का। इसे ग्रीन अल्कोहल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, ग्रीन अल्कोहल, क्योंकि ये किससे मिलता है हमारे को, ग्रीनरी से, पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, अब ये इसलिए से हमने क्या कह दिया, इथेनॉल कह दिया। और जो पीने के योग्य होता है, जिसे हम पी सकते हैं, ठीक है, जो हमारे यूज में आता है, जो पीने योग्य होता है वो यही अल्कोहल होता है। इसे ही पी के, इसे ही पिया जाता है। शराब वगैरह के अंदर, वाइन्स में जो यूज आता है, जो पीने के काम में आता है, वो यही अल्कोहल आता है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं n = 3। n = 3 में क्या होगा, C3H7OH। इसे हमने क्या कहा, प्रोपाइल। ये अल्कोहल है प्रोपाइल अल्कोहल। क्या कहा हमने इसे, प्रोपाइल अल्कोहल का। तो ये कौन सा अल्कोहल हुआ हमारे पास, प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल का भी एक एग्जांपल हम लेते हैं। क्या है, देखिए CH3 CH3 और ये OH। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसे हमने कहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे यूज आता है, ध्यान से समझना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बोलते हैं रबिंग अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बोलते हैं, रबिंग अल्कोहल बोलते हैं। ये बात आपके समझ में आई है नहीं आई, इसे हम रबिंग अल्कोहल बोलते हैं। रबिंग अल्कोहल कहाँ यूज आता है, आयोडेक्स वगैरह में यूज में आता है, ज्यादातर आयोडेक्स में, विक्स में और ये आपके बाम वगैरह में क्या आता है, इसका यूज किया जाता है। इसीलिए आयोडेक्स के लिए क्या कहा जाता है कि आयोडेक्स के लिए काम के। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ चलो हम बात करते हैं। अगर OH की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं। बात समझ में आ गई। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी OH अटैच कर दिया, सब में 1 OH है। अगर सब में 1 OH है, इसका मतलब ये मोनोहाइड्रोक्सी है, क्योंकि OH की वैल्यू क्या हो गई, बोलो यहाँ पे 1। तो इसे क्या कह दिया हमने, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये हो गया मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। बात समझ में आई कि नहीं?
आशा करता हूं आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी होगी। चलिए इसके आगे अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल पर। तो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल में क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल जैसे नाम से आपको पता लगा है, आप लोग भी इमेजिन करने लगे होंगे सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि OH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2, तो OH इक्वल टू 2 होगा तो क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। हमने इसे क्या कहा, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखो कैमरा दूर तो आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बोल भी रहा हूं इसको, तो इसको क्या कह दिया हमने, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। यहां तक कोई समस्या आपको, चले अब इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम, CH2OH और ये भी CH2OH। देखो यहाँ पे कितने OH हो गए, 2 OH हो गए, तो 2 OH होते हैं हम इसे क्या कहेंगे, डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब समझना आप एक बात, इसकी नेमिंग की बात करेंगे, इसके नेम को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नेम को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो देखिए एक तो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम होता है, कैसे कॉमन नेम हम इसका नाम लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है तो इसका सफिक्स जो लगता है, जो इसका एक्चुअल नेम होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ग्लाइकोल, ओके। तो कॉमन नेम इसका ग्लाइकोल है। तो अब हम चलते हैं आगे, अब इसका एक्चुअल नाम, पूरा नाम क्या है, कॉमन नेम, ध्यान दीजिए। देखो बेटा CH3 को हम बोलते हैं इथेन, क्या कहते हैं, इथेन, समझ गए। CH3 को हमने कहा इथेन। अब यहां से एक हाइड्रोजन अगर बाहर चला जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, CH3CH2 बॉन्ड, इसे हमने कह दिया इथाइल। इथाइल क्यों कहा, इसका भी रीजन होता है, ध्यान से समझना। जैसे हम एक हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो वायल सफिक्स लग जाता है, कौन सा सफिक्स लगता है, इल सफिक्स लग जाता है, तो यहाँ पर इल सफिक्स लग गया। अब देखो 2 कार्बन है तो हम इसे क्या कहेंगे, एट, और सफिक्स लगा इल तो नाम हो गया इथाइल। क्या नाम हो गया इसका, इथाइल। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन और बाहर निकाल देते हैं। जब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिलीज करते हैं तो ये हो जाता है CH2 और CH2, दोनों तरफ बॉन्ड आ जाते हैं। अगर दोनों तरफ बॉन्ड आ गए तो यहाँ पर एक सफिक्स लगता है इलीन, कौन सा सफिक्स लगता है, इलीन सफिक्स लगता है। तो देखो 2 कार्बन है तो एथ हो गया और सफिक्स लगाएंगे इलीन, तो नाम हो गया इथाइलिन। क्या नाम हो गया, इथाइलिन। समझ में आया नहीं आया, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। CH3 को हमने कहा इथेन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम बाहर निकाल रहे हैं तो इसे हमने क्या कह दिया, इल सफिक्स लगा, तो इसका नाम हो गया इथाइल। अब फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और बाहर निकाला तो यहाँ पर एक सफिक्स और लग रहा है, इलीन सफिक्स लगता है, तो नाम हो जाता है इथाइलिन। अब यहाँ पर आ जाइए, इस नाम पर आइए, अब इन दोनों को छुपा दीजिए, समझ गए। अब दोनों को छुपाएंगे तो क्या बचा आपके पास, CH2 में बॉन्ड, CH2 में बॉन्ड, समझ में आ गई। तो इनको हमने क्या कह दिया, इथाइलिन, नाम हो गया इसका इथाइलिन। अब 2 OH अटैच हो रहे हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोल, तो नाम क्या हो गया इसका, ग्लाइकोल। तो नाम, पूरा नाम पढ़ेंगे एक साथ, देखो इथाइलिन ग्लाइकोल, समझ में आ गई। तो इसका नाम, कॉमन नाम क्या हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब बात करते हैं इसका IUPAC नाम, ठीक है। तो IUPAC नाम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये CH2 के साथ OH है और यहाँ भी CH2 के साथ OH है, तो इसको नंबर दो 1, इसको दो 2, समझ गए। तो हमने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड नंबर दे दिया, ऐसा नहीं है, इसको भी फर्स्ट दे सकते हैं, इसको भी सेकंड दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पर OH है और दोनों CH2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथेन, क्या कहते हैं, इथेन। अब देखो यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर पर भी OH है और सेकंड नंबर पर भी OH है, तो हम क्या बोलेंगे, इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, इसका IUPAC नाम हो गया। और कॉमन नाम हमने इससे नोट किया है। आप मेरे वीडियो को आगे पीछे रिवाइंड करके भी आप नोट कर सकते हैं और नोट जरूर कीजिएगा, आपको याद रहेगी ये चीज, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर मान लीजिए OH अगर हमारे पास 3 हो तो क्या होगा, देखो अगर OH अगर हमारे पास 3 हो तो क्या होगा, अगर OH हमारे पास 3 है, अगर OH हमने 3 कर लिया तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी, क्या कहेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब ट्राई हाइड्रोक्सी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH2OH, CHOH, CH2OH। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसका नाम हो ग्लिसरॉल, क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल, इसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है, इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल। और इसका IUPAC नाम कैसे निकालेंगे, देखिए
इसको 1 2 2 2 3 2 तीन कार्बन हो गए। तीन कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं? प्रोपेन। पहले नंबर पे भी, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों नंबर पर होगा तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल। क्या कहेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइयोल। बोलो समझ में आया है नहीं आया? ठीक है, ये इसका नाम है कौन सा? ये ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया। अब हम बात करते हैं OH 4 हो तो क्या करें? ठीक है, अगर OH 4 हो, सॉरी OH मोर देन 4 हो, क्या हो? मोर देन 3, सॉरी मोर देन 3 हो। ठीक है, देखो मोर देन 3 हो तो हम क्या करें? अगर मोर देन 3 होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अगर मोर देन 3 होता है तो हम इसे बोलते हैं पॉली। आपको पता है 3 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? पॉली ग्रुप लग जाएगा। तो इसे हमने क्या कह दिया? पॉली हाइड्रोक्सी। और एल्कोहल तो ये है ही। ठीक है, इसका एक एग्जांपल होता है सार्बिटॉल। क्या एग्जांपल होता है इसका? सार्बिटॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। ये सारा जो था हमारे पास इसका क्या था? क्लासिफिकेशन। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। क्लासिफिकेशन के बारे में छोटा सा नोट देख लीजिए, छोटा सा नोट। ठीक है, अक्षर बड़े हैं लेकिन नाम छोटा सा बोला है मैंने, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। अगर देखो एक ही कार्बन पर, ठीक है, 2 OH ग्रुप अटैच हो, अगर एक सिंगल कार्बन पर 2 and more than 2 कार्बन अटैच्ड और एक सिंगल कार्बन एटम, अगर 2 या 2 से ज्यादा OH अगर एक ही कार्बन एटम पर अटैच है तो क्या होगा? अब देखिए, अगर माना 2 OH एक ही कार्बन पर है, आपने सुना है कि एक मिनट में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो बेटा दोनों OH एक दूसरे के पास तो क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। और लड़ाई करते हैं तो खून निकलता है, लेकिन यहाँ पे कोई खून नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकलता है वाटर। तो बोलो वाटर निकल गया, निकल गया। तो यहाँ से क्या बाहर निकला? वाटर। तो यहाँ से जैसे ही वाटर निकला, अब वाटर निकलते ही ये क्या हो गया? अनाथ। तो किसके मम्मी पापा दोनों चले गए, तो ये अनाथ हो गया। तो अनाथ को इसने पाला, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो जैसे बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड में O। ठीक है, यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बोलो किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से समझना, अगर एक कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH अटैच हो तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक कार्बन पर 3 OH अटैच हो तो क्या होगा? तो बेटा एक बात ध्यान दो, एक मिनट में जब 2 तलवारें नहीं रह सकती तो एक कार्बन पर 3 OH भी नहीं रह सकते, तो तीनों लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो तीनों लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई करने में यहाँ से क्या रिलीज होगा? वाटर। तो वाटर जैसे रिलीज हुआ, अब इसके मम्मी पापा चले गए, इसकी मम्मी ले गई, इसने इसको सहारा दे दिया, तो क्या बन जाएगा? बोलो यहाँ पे C डबल बॉन्ड में O और OH। अब इसको तो आप जानते ही होंगे, इसे क्या कहते हैं? नहीं जानते हो मैं बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट नोट क्या था हमारे पास कि अगर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अटैच हो, 2 OH ग्रुप अटैच्ड ऑन ए सिंगल कार्बन एटम, देन लीव्स अ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, आफ्टर release a carbon water molecule, then formation of a carbonyl compound. Carbonyl compound have 2 parts. First is aldehyde and second is ketone. तो दोनों में से कुछ भी बन सकता है। अब देखिए ये भी देखते हैं कि कैसे बन सकता है, ध्यान से समझना। अगर हमने दोनों तरफ H या एक तरफ R ग्रुप लिया, R आप जानते होंगे, आपके लिए बहुत फ्रेंडली वर्ड है। R का नाम क्या है? एल्काइल। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल। ठीक है, तो इसे भी हम एल्डिहाइड कहेंगे, और दोनों तरफ H हो तो भी हम इसे एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन कीटोन किसे कहते हैं? कीटोन में हमें दोनों जो यहाँ पे 4x पे हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों x पर हमें लेना पड़ेगा R। R का मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं कीटोन। ठीक है, तो ये दोनों तरफ R हो तो हम कहेंगे कीटोन। अगर हमें हमारे पास दोनों तरफ H हो या फिर एक तरफ H हो एक तरफ R हो तो हम इसे कहते हैं एल्डिहाइड। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ध्यान करते हैं यहाँ पर, अब देखिए एक कार्बन पर 3 OH है,
तो कोई वाटर रिलीज हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब यहाँ पर क्या है, ये कौन सा एसिड है, इसको बोलते हैं, इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इस एसिड का नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। किससे मिलता है, आंत से। ठीक है, तो इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत? अच्छा, आपको ये टॉपिक समझ में आया? इसके आगे वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये सारा काम करें। थैंक यू।